नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया विशेष डाक टिकट। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, बिना सार्थक वाद विवाद के विधानसभाएं होती हैं निर्जीव। राजनीतिक हितों के लिए संसद विधानसभा में गतिरोध ठीक नहीं। बिहार में एसआईआर पर संग्राम जारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा पर रविशंकर प्रसाद ने जमकर साधा निशाना। संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का लगाया आरोप। सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा भारत। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वीपन सिस्टम का किया पहला सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सेना को दी बधाई। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा, किया संन्यास का ऐलान। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विट्ठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर यह प्रदर्शनी आधारित थी। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देश के स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य का जिक्र किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि दिल्ली विधानसभा में दिए गए महापुरुषों के भाषण देश भर की विधानसभाओं में संकलित हों, जिससे देश के युवाओं और विधायकों को प्रेरणा मिले। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद और विधानसभाओं में गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए सदन में सार्थक वाद विवाद बहुत जरूरी है। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही
विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, संसद और विधानसभा संसदीय लोकतंत्र के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा, संसद और विधानसभा का सुचारू रूप से चलना और सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन काम में बाधा डालना यानी देश को काम न करने देना गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहां देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त करने की जानकारी दी है। आयोग ने बताया कि 24 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक कुल 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज जमा हो चुके हैं। केवल 1.8% मतदाताओं के दस्तावेज आना बाकी है। 60 दिन तक चले इस अभियान में प्रतिदिन 1.64% की दर से दस्तावेज प्राप्त किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों के डीईओ, 243 ईआरओ, 2,976 एईआरओ, 90,712 बीएलओ और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से यह प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हैं। अब तक केवल 0.16% दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं 18 वर्ष पूर्ण करने वाले 3,28,847 नए मतदाताओं ने भी अपने फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जमा कर दिए हैं। दस्तावेजों का सत्यापन 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने विश्वास जताया है कि जैसे गणना प्रपत्र संग्रह समय से पहले पूरा हुआ था, वैसे ही दस्तावेज संग्रहण का काम भी निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव प्रतिदिन आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये लोग जहां जीतते हैं वहां इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के लिए तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संपर्क में आकर उनकी बोली भी खराब हो गई है। जिस देश की जनता ने 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री चुना, उनके लिए तेजस्वी यादव अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव माफी मांगे और राहुल गांधी के संगत में ऐसा ना करें। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि जो लोग 2 जगह से मतदाता हैं, क्या उन्हें दोनों जगह मतदान देना चाहिए? उन्होंने पूछा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्या वो मतदान करेंगे, या जो स्थानांतरित हो चुके हैं, क्या वो भी मतदान कर सकते हैं? मतदाताओं में
98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, 98.2% लोगों ने। और क्या है, 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए, और तीसरा जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। बिहार के भागलपुर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। जांच में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों महिलाओं के पास आधार और वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद है। उन्होंने कई बार मतदान भी किया है। मामला सामने आने के बाद गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश दिए। साथ ही चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर के भीखनपुर मोहल्ले में रहती हैं। दोनों मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खुशाब जिले के रंगपुर गांव की रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिरदौसिया जनवरी 1956 में 3 महीने के वीजा पर भारत आई थी। इमराना भी उसी साल 3 साल के वीजा पर भारत पहुंची। दोनों का वीजा खत्म होने के बाद वो अवैध रूप से रुक गई और भूमिगत हो गई। बूथ लेवल अफसर फरजाना खानम ने कहा कि विभाग की तरफ से उन्हें पाकिस्तानी महिला का नाम हटाने का आदेश प्राप्त हुआ था। आदेश अनुसार फॉर्म भरकर नाम हटाने की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। मैं पीएलओ हूँ। मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये, और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीज़ा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए। वहीं जिलाधिकारी भागलपुर ने बताया कि फॉर्म 7 जो कि मतदाता सूची से नाम हटाने का फॉर्म है, उसके तहत नाम हटाने की प्रक्रिया जारी है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए वो भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर अभिवादन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कालातीत शिक्षाएं दुनिया भर में जीवन को उजागर करती हैं, हमें करुणा, विनम्रता और सेवा के मूल्यों की याद दिलाती हैं।
ये शिक्षाएं मानवता को एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मार्ग पर चलें और एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। आपको बता दें कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल हैं। इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में गगन यात्रियों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गगनयान मिशन को आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नया अध्याय बताया। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा, शुभांशु की यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका आज से 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका की यह पहली भारत यात्रा होगी। सितिवेनी लिगामामादा राबुका अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में फिजी के प्रधानमंत्री राबुका से मुलाकात की थी। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। आज यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा को पूरी सरकार और समस्त यूक्रेन वासियों को बधाई दी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंड्री सिबिहा के साथ तस्वीर भी साझा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। रक्षा मंत्री ने वहां चल रहे बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गौरतलब है कि किश्तवाड़ के चशोती इलाके में
बादल फटने की घटना में 61 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश से कई घर और दुकानें जमींदोज हो गए। अब तक एक युवती की मौत और एक बुजुर्ग के लापता होने की खबर है। गुजरात में भारी बारिश और धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के कारण साबरमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वासना बैराज के 25 गेट खोल दिए गए हैं और नदी में 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तेज बहाव के कारण रिवर फ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, साबरकांठा और खेड़ा के नदी के किनारों के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश सरकार को 8 माइनिंग कंपनियों से 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन ने क्रिटिकल मिनरल की खोज, प्रसंस्करण और संवर्धन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU किया। शासन ने खनन क्षेत्र में AI, IoT, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग के उपयोग के मद्देनजर धनबाद की टैक्समीन ISM के साथ भी MOU किया। इसी तरह खनिज अन्वेषण अनुसंधान के लिए राज्य शासन ने भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के साथ भी MOU साइन किए हैं। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की। भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से हर किसी का आभार जताया। चेतेश्वर पुजारा हाल फिलहाल में इंग्लैंड दौरे पर कमेंट्री करते दिखे थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में इंग्लैंड में ही खेला था। उनका आखिरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में वो नजर आए थे। पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले। टेस्ट में उन्होंने 176 पारियों में 7,195 रन बनाए। इनमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206 रन का रहा। वहीं वनडे में उन्होंने 51 रन बनाए। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने IPL में 30 मैच खेले हैं। IPL की 22 पारियों में उन्होंने 390 रन बनाए और उसमें से एक अर्धशतक शामिल है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप के 134वें संस्करण में शनिवार को खेले गए एक तरफा फाइनल मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डायमंड हार्बर FC को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची डायमंड हार्बर FC से हुआ। पहले हाफ में ही 2 गोल से आगे चल रही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही तीसरा गोल कर मैच को एक तरफा बना दिया। 34 साल के बाद कोई टीम टाइटल डिफेंड करने में सफल हुई।
श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 एक भव्य पुरस्कार समारोह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डल झील पर संपन्न पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश ने 18 पदकों में से 9 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किए। ओडिशा और केरल टॉप 3 में रहे। मेजबान जम्मू कश्मीर ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 3 पदकों, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य की बदौलत जम्मू कश्मीर 7वें स्थान पर रहा। पिछले 3 दिनों में भारत के कोने कोने से आए एथलीटों ने विभिन्न जल क्रीड़ा विधाओं में उल्लेखनीय कौशल और प्रतिस्पर्धी भावना का प्रदर्शन किया। इस महोत्सव ने न केवल खेल उत्कृष्टता को उजागर किया, बल्कि जम्मू और कश्मीर की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी जश्न मनाया। और इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।